प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति की संरचना का नारीवादी सिद्धांत। शक्ति की संरचना से संबंधित आज हम तीसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं, नारीवादी सिद्धांत। मैंने आपको दो सिद्धांत समझा दिए हैं। प्रथम सिद्धांत क्या था? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। दूसरा क्या था? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। और तीसरा क्या है? नारीवादी सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में शक्ति की संरचना से संबंधित 4 सिद्धांत हैं, जिसमें हमारा आज तीसरा सिद्धांत चल रहा है। आज पुनः इसकी पुनरावृत्ति करते हैं हम। 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा नारीवादी सिद्धांत और चौथा बहुलवादी सिद्धांत। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? नारीवादी सिद्धांत की। ध्यान दें प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, नेट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर में, स्कूल लेक्चरर में किसी न किसी रूप में से संबंधित भी 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मैंने ये वीडियो इस रूप में तैयार की है कि अगर आप इसको संपूर्ण रूप में समझ जाते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनता है। तो प्लीज़ सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, नारीवादी सिद्धांत। देखो, जब वास्तव में समाज में शक्ति की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि भी वास्तव में कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है। देखो, हम वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत की बात करते हैं तो 2 पक्ष माने जाते हैं वहाँ। कौन कौन? एक पूंजीपति, दूसरा सर्वहारा। पूंजीपति शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर करता है? सर्वहारा के ऊपर, मजदूर श्रमिकों के ऊपर। ठीक है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में क्या देखा था हमने? वहां भी 2 पक्ष हैं। कौन कौन है? एक तरफ विशिष्ट वर्ग है, दूसरी तरफ जनपूंजी या जनसाधारण है। तो विशिष्ट वर्ग शक्ति का प्रयोग किस पर कर रहा है? जनसाधारण पर, जनपूंज पर। और तीसरा किसका सिद्धांत की बात करें आज हम? नारीवादी सिद्धांत की। इसमें भी 2 पक्ष होंगे। कौन होंगे वो 2 पक्ष? स्त्री और पुरुष। तो कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है? नारीवादी सिद्धांत कहता है कि पुरुष अपनी शक्ति का प्रयोग नारी पर करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसका श्री गणेश करते हैं। किसका? नारीवादी सिद्धांत का। ध्यान दें, देखो वास्तविक रूप में जो शक्ति है, पावर है, वास्तव में जब परंपरागत संकल्पना के रूप में, ध्यान दें मित्रों, साथियों, मैं क्या बोल रहा हूं, जब परंपरागत संकल्पना के रूप में प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में शक्ति की अवधारणा का प्रयोग किया जा रहा है। जब परंपरागत संकल्पना के रूप में हम शक्ति का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में शक्ति एक ऐसी क्षमता है, मैंने असंकेत रूप में नोट किया है, शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष से, तो यहां पुरुष नारी से, यहां पुरुष नारी से, एक पक्ष से दूसरे पक्ष के ऊपर वास्तविक रूप में प्रभुत्व स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। और इसके लिए वास्तविक रूप में एक पक्ष से जो शक्ति संपन्न है, यहां शक्ति संपन्न पुरुष है, एक पक्ष से वास्तविक रूप में बल का प्रयोग करता है, अपनी बात मनवाने के लिए महिला को, नारी को विवश करता है। और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में ये अपनी इच्छा मानने के लिए उसे विवश करता है। किसको? पुरुष नारी को विवश करता है। तो यहां क्या निष्कर्ष निकला कि वास्तविक रूप में शक्ति एक परंपरागत संकल्पना है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक पक्ष अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए दूसरे पक्ष के ऊपर अपना नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करता है और इसके लिए वो बल प्रयोग करता है, उसे विवश करता है, अपने आदेशों का पालन करने के लिए उसे बाध्य करता है। और वास्तविक रूप में जब ऐसा कर दिया जाता है तो दूसरा पक्ष स्वतंत्र नहीं रहता है। स्वतंत्र नहीं रहता है तो उसके साथ सेवक के तुल्य व्यवहार किया जाता है। अब यहां कौन किसके साथ ऐसा करेगा?
पुरुष नारी के साथ करेगा। देखो आपको समझना है क्या कह रहा हूं मैं, पुरुष नारी के साथ करेगा। भाई शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे तो मैंने आपको कहा था ना कि दो पक्ष जरूरी हैं, तो यहां नारीवादी सिद्धांत में दो पक्ष कौन हो गए, पुरुष और महिला, पुरुष और नारी। तो यहां शक्ति संपन्न पक्ष कौन सा है, पुरुष है, और शक्तिहीन अधिकारविहीन कौन है, नारी है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है नारीवादी सिद्धांत। तो मैं आशा करता हूं यहां तक समझ गए आप। चलिए अब जब हम नारीवादी सिद्धांत को समझाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि वास्तविक रूप में नारीवादी सिद्धांत क्या है। नारीवाद या नारी अधिकारवाद की मुख्य मान्यता, आप ध्यान दें यहां नोट कीजिएगा आप, मुख्य मान्यता यह है, क्या कह रहा हूं, मुख्य मान्यता यह है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। लिंग के आधार पर, अब लिंग के आधार पर कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है, पुरुष नारी पर। क्या कह रहा हूं, पुरुष नारी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। कैसे करता है, किन रूपों में करता है, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। यहां तो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, तो पुनरावृत्ति कर रहा हूं, क्या नारीवादी सिद्धांत या नारी अधिकारवाद, आप इसे नारीवाद भी कह सकते हैं, नारी अधिकारवाद भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नारी के अधिकार की बात करता है। नारी अधिकारवाद की मुख्य मान्यता, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है किसी ग्रुप में, मुख्य मान्यता क्या है, मुख्य मान्यता यह है कि समाज में, क्या समाज में, भाई हम शक्ति की संरचना का अध्ययन समाज के संदर्भ में तो कर रहे हैं कि कौन वास्तविक रूप में शक्ति संपन्न है और कौन शक्तिहीन है। तो यहां शक्ति संपन्न कौन है, पुरुष, और नारी क्या है, शक्तिहीन है। इस मान्यता पर आधारित है कि समाज में लिंग के आधार पर, लिंग मतलब पुरुष महिला, पुरुष महिला, लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। तो कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है, पुरुष महिला पर। क्या कर रहा हूं, पुरुष महिला पर, समझ गए होंगे। आगे शक्ति के विश्लेषण के संदर्भ में इस दृष्टिकोण को लिंग परिप्रेक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। किसको, जो नारीवादी सिद्धांत है ना, इसको लिंग परिप्रेक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। क्यों, क्योंकि लिंग के संदर्भ में, लिंग मीन्स पुरुष और महिला, लिंग के संदर्भ में ही अध्ययन किया जाता है कि कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो क्या नारी पुरुष पर करती है, पुरुष नारी पर। नारीवादी सिद्धांत का कहना है कि पुरुष नारी के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूं यहां तक यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप ध्यान दें, वास्तव में स्वयं जो नारीवादी सिद्धांत है ये राजनीति की नई परिभाषा की मांग करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं यहां, क्या, राजनीति की एक नई परिभाषा की मांग करता है। ये कौन, नारीवादी सिद्धांत। नई परिभाषा क्या मीन्स, नारीवादी सिद्धांत से संबंधित जितने भी विद्वान हैं उनका कहना है कि वास्तविक रूप में पुरुष केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र में भी नारी के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। इसलिए जो नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र है उसको भी वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रकृति का मानते हैं, उसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाए। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो नारी का जो नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र है अर्थात यौन संबंध के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में पुरुष के द्वारा अपनी शक्ति का नारी के ऊपर प्रयोग किया जाता है। और इन्होंने इसका विरोध किया है कि जो ये व्यक्तिगत क्षेत्र है, मैं थोड़ा समझे, यहाँ मैं बहुत गंभीर संकेत देने जा रहा हूँ, जो यहाँ नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र है, यहाँ तक कि यौन संबंध, इस स्थिति के अंतर्गत भी इनका कहना है कि वास्तविक रूप में ऐसे विषयों को भी सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाए, इन्हें राजनीतिक प्रकृति का बनाया जाए और वास्तविक रूप में नारी के ऊपर पुरुष के द्वारा जो शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। मूल बात इसकी ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक समझ गए। मतलब स्वयं नारीवादी जो हैं वो राजनीति की नई परिभाषा की मांग करते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जो नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र है ना नारी का, उसके अंतर्गत भी वास्तविक रूप में पुरुष ही प्रधान होता है। मतलब आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष प्रधान है। हम परिवार का अध्ययन करें उस संदर्भ में कह रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में पुरुष प्रधान है
और यहाँ तक कि नितांत जो व्यक्तिगत क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत ही पुरुष ही प्रधान है, अर्थात स्त्री की इच्छा के ना होते हुए भी वास्तविक रूप पुरुष के द्वारा उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं। इस बात का भी इन्होंने विरोध किया है। बहुत गहरी बात है, ध्यान देंगे। हालांकि इसमें कमियां हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां तक ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे अब देखो जो नारीवादी सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। अब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इस रूप में समझाऊंगा आपको ये सिद्धांत। अरे भाई कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्या यह सिद्धांत मीन्स नारीवादी सिद्धांत है। यह सिद्धांत पितृतंत्र, अब आपके लिए कठिन शब्द आ गए, पितृतंत्र क्या है समझाऊंगा। यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। अब देखो ध्यान देंगे, यह सिद्धांत मतलब नारीवादी सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। पितृतंत्र का मतलब वास्तविक रूप में ये होता है, इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का तात्पर्य ये होता है कि वास्तविक रूप में जो परिवार होते हैं, परिवार के अंतर्गत जो मुखिया होता है वह वास्तविक रूप में पुरुष होता है। पुरुष प्रधान परिवार, पुरुष प्रधान समाज। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में परिवार के अंतर्गत अर्थ से संबंधित अन्य क्षेत्रों से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं वो पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं। पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है, पुरुष ही परिवार का प्रधान होता है, उसी के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए इसे पितृतंत्र या पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। मतलब वास्तविक रूप में हम कहें तो जो हमारी समाज व्यवस्था का स्वरूप है उसके बारे में संकेत दे रहे हैं कि जो समाज व्यवस्था है इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो परिवार होते हैं, परिवार में पिता की सत्ता होती है। आप तो समझ गए, आप किसकी सत्ता? पिता की सत्ता, पुरुष की सत्ता भाई। तो इसका मतलब क्या है? यह सिद्धांत पितृतंत्र, पितृतंत्र समझ गए ना, पितृसत्तात्मक मतलब परिवार में पिता की सत्ता, परिवार में पुरुष की सत्ता, समझ गए। यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। मतलब समाज व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण मानता है यह सिद्धांत, किसको मानता है कि भाई परिवार में वास्तविक रूप पिता की सत्ता है, पुरुष की सत्ता है। आप तो समझ गए। और देखो आज हम देखते थे क्या ये बात सही नहीं है? हाँ, कुछ प्रतिशत को छोड़ दे बाकी ज्यादातर प्रतिशत तो किसका है? पुरुष प्रधान समाज ही तो है, पुरुष ही तो निर्णय लेता है। यहां तक कह दिया जाता है नारी के बारे में कि आपको अभी समाज का ज्ञान नहीं है, आर्थिक गतिविधियों का भी आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या ये सही बात है? मैं तो यहां तक कहता हूं, कुछ विद्वानों ने यहां तक कह दिया है कि वास्तविक रूप में नारी का गौरव तो उसका मौन रहने में नहीं। गलत बात, नारी का गौरव मौन रहने में नहीं है। ये प्राचीन शास्त्रों की बातें थी। सच्चाई ये है कि आज महिलाएं राजनीति में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रही हैं और क्या किसी भी क्षेत्र में विफल हो रही हैं या पुरुषों से भी ज़्यादा सफल हो रही हैं? पुरुषों से भी ज़्यादा सफल हो रही हैं। सच है ये बात, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। अब आगे बढ़िएगा। यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। समझ में आ गया? पुरुष प्रधान यह है, अब आगे नहीं बात, यह पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। बस ये बात समझ जाइए, यह पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। कौन? नारीवाद। मतलब ये पुरुष प्रधान समाज को समाप्त करना चाहता है कि भाई पुरुष के द्वारा नारी के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि पुरुष प्रधान समाज के प्रति क्या है? शंखनाद है। मतलब इसको समाप्त करना चाहता है ये कि पुरुष की सत्ता है, परिवार में वास्तविक रूप में सत्ता किसकी है? पिता की सत्ता है, पुरुष की सत्ता है। और इसके विरुद्ध ये विद्रोह करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि वास्तविक रूप में निम्न में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है? क्या आंसर होगा? वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तो नारीवादी सिद्धांत। भाई इस पैराग्राफ के अंतर्गत और यहाँ जो मैंने नोट किया ना, इसके आधार पर मैं कहता हूँ कि 50-60 प्रश्न बनते हैं। किस रूप में प्रश्न बनाए? हम औपचारिकता नहीं निभाएंगे कि 10-20 प्रश्न तैयार कर दिए, बोलो हमारी वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ये कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा मूल लक्ष्य, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मैं राजनीति विज्ञान को इस रूप में समझाऊंगा कि कंप्लीट वीडियो अपलोड होने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्या करूँ? इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ ध्यान दें। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अब ये पुरुष प्रधान समाज की प्रति विद्रोह का शंखनाद है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक पक्ष पुरुष हो गया और दूसरा स्त्री होगा, महिला, नारी। अब यहां पुरुष वास्तविक रूप में शक्ति संपन्न माना गया है
और है भी, पुरुष प्रधान समाज है, अभी भी है। तो पुरुष के द्वारा स्त्री के ऊपर, महिला के ऊपर वास्तविक रूप में शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। अब दो पक्ष हो गए ना, मैंने कहा था ना कि भाई पहले हमने दो सिद्धांत बताए तो उसमें भी दो पक्ष हैं और यहां भी दो पक्ष हो गए। कौन हो गए? पुरुष और स्त्री। तो कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है? पुरुष स्त्री के ऊपर, पुरुष स्त्री के ऊपर कर रहा है। ठीक है, मतलब ये नारीवादियों का कहना है कि प्राचीन समय से ही वास्तविक रूप में पुरुष के द्वारा स्त्री के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता रहा है और ये इसको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने वास्तविक रूप में राजनीति की नई परिभाषा की मांग की और ये कहा कि वास्तविक रूप में जो नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र है उसको भी राजनीतिक प्रकृति का मान्यता है या मान्यता देते हुए वास्तविक रूप में उसके ऊपर भी नियम बनाए जाएं, जिससे कि पुरुष के द्वारा नारी के ऊपर वास्तविक रूप में शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए। इन नारीवादियों का कहना है कि नितांत यौन संबंध जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत भी किसी न किसी रूप में नियम बनाए जाने चाहिए। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंतर्गत बहुत से राष्ट्र राज्य ऐसे हैं जिनके द्वारा इस क्षेत्र से संबंधित कानून बना दिए गए हैं। ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखो, इसका ये एक पार्ट सामान्य पृष्ठभूमि तैयार हो गई। चलिए अब इसके बाद में ध्यान देंगे हम इसको कितने पार्ट में विभाजित करें? 4। एक पार्ट में तो ये हमने कंप्लीट निष्कर्ष निकाला है, इसको भी हम समझाएंगे। दूसरे पार्ट में हमने लिया है नारीवाद का उदय, तीसरे में नारीवाद की मुख्य मुख्य धाराएं और चौथे में इसकी समालोचना या निष्कर्ष। ठीक है, अब ध्यान दें। अब हम नारीवाद का उदय और मुख्य मुख्य धाराएं और समालोचना निष्कर्ष की बात करें, उससे पहले वापस इधर आइए, पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 बिंदु मैंने आपके लिए इस रूप में तैयार किए हैं कि इन 6 बिंदुओं को आप समझ जाते हैं तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये तो मैं इसलिए नोट करता हूं कि इससे संबंधित कोई बात छूट ना जाए। ठीक है, अब ध्यान दें, वास्तविक रूप में 1969 के अंतर्गत न्यूयॉर्क, क्या बोल रहा हूं, न्यूयॉर्क के अंतर्गत एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि नारी एक उत्पीड़ित वर्ग है और नारी का प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में पुरुष के द्वारा उत्पीड़न किया जाता रहा है। और इसलिए इनका कहना है कि जो ये वर्तमान समाज व्यवस्था है इसके अंतर्गत इस रूप में परिवर्तन किया जाए जिससे कि पुरुष के द्वारा नारी के ऊपर जो शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, ऐसा ना किया जा सके। ये घोषणा पत्र के अंतर्गत बातें कही गई है। अब देखो यहां वास्तविक रूप में इसको 6 बिंदु समझाएंगे हम। इसका पहला बिंदु होगा, ध्यान दें, किसका? नारीवादी सिद्धांत। अब मैं कह रहा हूं 6 बिंदु आप समझ जाइए, कुछ भी शेष बचेगा ही नहीं। नारीवादी सिद्धांत का जो सैद्धांतिक आधार माना गया, किसको माना गया? नारीवाद को। किसको माना गया? नारीवाद। इसका सैद्धांतिक आधार नारीवाद है। नारीवाद क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, दूसरा, समाज के विभाजन की प्रकृति क्या मानी गई है? यहां नारीवाद के अंतर्गत समाज के विभाजन की प्रकृति क्या मानी गई है? स्त्री और पुरुष, मतलब 2 पक्ष हो गए ना यहाँ, स्त्री और पुरुष। और कौन किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करेगा? पुरुष स्त्री के ऊपर, पुरुष नारी के ऊपर। क्यों? क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो समाज व्यवस्था के अंतर्गत पितृतंत्र है, मतलब पिता की सत्ता है। इसी के साथ में हम कहें तो वास्तविक रूप में परिवार के अंतर्गत पुरुष की सत्ता है, इसलिए इसे पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। और उस पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध वास्तविक रूप में ये विद्रोह का एक शंखनाद है। कौन? नारीवाद। ठीक है, तीसरा, विभाजन का आधार क्या माना गया इन्होंने? मतलब जो ये विभाजन किया गया है और कहा गया है कि भी पुरुष स्त्री के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग करता है, तो विभाजन का आधार किसको माना है नारीवादियों ने? जीव वैज्ञानिक भिन्नताएं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। जीव वैज्ञानिक भिन्नताएं। जीव वैज्ञानिक भिन्नताएं क्या है? फिर से बोल रहा हूं, जीव वैज्ञानिक भिन्नताएं क्या है? जीव वैज्ञानिक भिन्नताओं का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में कहा जाता है कि पुरुष धैर्यवान और साहसी होता है, जबकि वास्तविक रूप में महिलाएं या नारी वो तो वास्तविक रूप में दया, इसी के साथ में सद्भावना की मूर्ति होती है। इसी कारण कहा गया है कि इन दोनों के गुणों में अंतर है। और इसी आधार पर नारीवादियों ने कहा भी है कि वास्तविक रूप में
पुरुष को दबंग बनना सिखाया जाता है, जबकि नारी को दब्बू प्रकृति के बनाया जाता है। पुरुष को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए कहा जाता है, जबकि स्त्री को नर्स, शिक्षिका बनने के लिए कहा जाता है। तो नारीवादियों का कहना है कि ये बात ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि विभाजन का जो आधार है वो जीव वैज्ञानिक है, और ये माना जाता है कि पुरुष में गुण अलग हैं और स्त्री में गुण अलग हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ जीव वैज्ञानिक आधार पर इनके अंतर्गत भिन्नताएं मानी जाती हैं। किसमें? पुरुष और स्त्री में। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि पुरुष शक्ति संपन्न है, इस कारण वास्तविक रूप में यह नारी के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग करता है। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में देखा यही जाता है क्या कि कहीं भी बाहर जाने की बात आती तो ये कहा जाता है कि पुरुष कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, रात्रि के 12 बजे भी निकल सकता है, लेकिन नारी की बात आती तो कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं। भाई ऐसा क्यों? तो ये जीव वैज्ञानिक भिन्नताएं हैं। ठीक है। चौथा क्या है? शक्ति धारकों की भूमिका। आप देखो शक्ति धारकों की भूमिका क्या होगी। अब देखो शक्ति धारक कौन है यहाँ? पुरुष। मैंने यहाँ समझा था ना, पुरुष। शक्ति धारक कौन है? शक्ति संपन्न कौन है? नारी या पुरुष? पुरुष है। तो पुरुष किसका शोषण करता है? नारी का, स्त्री का। इसलिए शक्ति धारकों की भूमिका किस रूप में? या शोषण के रूप में। कौन किसका शोषण करता है? नारीवादी सिद्धांत की बात करें तो हम कौन किसका शोषण करता है? पुरुष नारी का। पुरुष नारी का शोषण करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनका कहना है कि पितृतंत्र है समाज व्यवस्था में, पुरुष प्रधान समाज है। समझ गए? चलिए पांचवा क्या है? परिवर्तन की संभावना। अब पांचवा बिंदु हमने ये बताया कि वास्तविक रूप में क्या नारीवादी सिद्धांत ये बात कर रहे हैं कि भाई पुरुष शक्ति संपन्न है, ये शक्तिहीन है, और पुरुष शक्ति का विस्तृत प्रयोग नारी के ऊपर करता है। तो क्या यहाँ पर वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है? तो उत्तर मिलेगा हाँ है। परिवर्तन की संभावना मैंने नोट किया है, अर्थात परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था के अंतर्गत जैसे पितृतंत्र है, पितृतंत्र को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। अब किस रूप में क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसकी चर्चा हम तीसरे पार्ट में करेंगे। नारीवाद की मुख्य मुख्य धाराएं, कि ये तीनों धाराएं क्या कह रहे हैं कि किस रूप में इसमें परिवर्तन किया जाए। लेकिन इनका कहना है कि परिवर्तन हो सकता है, अर्थात परिवर्तन की संभावना है इसमें। हाँ, परिवर्तन की संभावना है, अर्थात पुरुष जो शक्ति संपन्न है, नारी के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग करता है। तो इनका कहना है कि इसके अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है। कौन? नारीवादी सिद्धांत कहता है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? 3 धाराओं में देखेंगे हम। चलिए छठा क्या है? परिवर्तन के साधन क्या होंगे? परिवर्तन के साधन है नारी मुक्ति आंदोलन। मतलब वास्तविक रूप में जिस समाज व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में नारी का शोषण किया जाता है, नारी को दबाया जाता है, नारी को प्रताड़ित किया जाता है, तो इसका साधन है नारी मुक्ति आंदोलन। अर्थात इसके विरुद्ध वास्तविक रूप में विद्रोह का शंखनाद किया जाए, नारी की मुक्ति के लिए आंदोलन किया जाए। और ये नारी की मुक्ति की 3 धाराएं हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? परिवर्तन का साधन क्या है? नारी मुक्ति आंदोलन। अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में इसके विरुद्ध विद्रोह किया जाए, और इस रूप में किया जाए कि नारी को पुरुषों से मुक्ति मिले। किस रूप में मिले, इसकी चर्चा हम इन धाराओं में करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ गए? अब ये 6 बिंदु आपकी समझ में आ गए तो शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं। चलिए अब दूसरा पार्ट लेते हैं, नारीवाद का उदय। आप ध्यान देंगे, नारीवाद का उदय वास्तविक रूप में कहाँ से होता है? 1970 में इसका श्री गणेश होता है। कब? 1970 में इसका श्री गणेश होता है एक आंदोलन के रूप में। परंतु प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने भी इसके संकेत दिए थे नारी मुक्ति के। कैसे? ठीक है, आंदोलन के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी देखो, जब हम प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने नारी के बारे में कहा है, अरस्तु ने भी कुछ ना कुछ लिखा है, और इसी के बाद में वास्तविक रूप में हम देखें तो आगे चल करके फिर मार्क्सवाद की भी चर्चा आती है। जे.एस. मिल भी इसके बारे में अपने विचार देते हैं। लेकिन यहाँ केवल प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की बात आए तो कौन कौन आएंगे यहाँ पर? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु। और भारत की बात आए तो हम मनु का उदाहरण देंगे। किसका देंगे? मनु का। तो 3 की बातें करें, प्लेटो समझना है, प्लेटो, अरस्तु, और हमारे भारत की बात करें, भारतीय दर्शन की बात करें, भारतीय राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो मनु का नाम लेंगे। अब इन तीनों स्त्रियों के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है भाई? प्लेटो ने तो क्या कहा है कि किसी भी दृष्टि से पुरुष और स्त्री में कोई असमानता नहीं है, प्रत्येक दृष्टि से दोनों समान हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे प्लेटो ने कहा कि जिस तरह से
हमारे घर की रखवाली करने के लिए हम डॉग और बीच में, समझ गए आप, डॉग कुत्ता, डॉग और बीच में मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, समझ गए होंगे आप। डॉग और बीच में कोई अंतर नहीं होता है भाई। हम घर की रखवाली करने के लिए डॉग भी पालते हैं और बीच भी पालते हैं। अब जो डॉग होता है वो भी घर की रखवाली ठीक से करता है और जो बीच होती है वो भी घर की रखवाली ठीक से करती है। तो क्या इसमें अंतर किया जाता है? नहीं किया जाता। इसी तरीके से प्लेटो का कहना है कि वास्तविक रूप में पुरुष और स्त्री में किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ठीक से देश की रक्षा कर सकते हैं, दोनों में ही राजनीति के अंतर्गत पूर्ण रूप में भाग लेने की क्षमता होती है। किसी भी नजरिए से इन दोनों में कोई अंतर नहीं माना प्लेटो ने। ठीक है, तो प्लेटो इसके बारे में करें। अब देखो, अब अरस्तु की बात आती है तो अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु का कहना है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो सद्गुण संपन्न विवेकवान तो पुरुष ही होता है, इसलिए उन्होंने वास्तविक रूप में नारी को एक सेविका के रूप में माना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसने? अरस्तु ने। भाई विचार तो दिए है ना, चाहे कुछ भी कहे वो। इसके बाद में मनु की बात आती है तो मनु भी नारी के बारे में क्या कहते हैं अपनी मनुस्मृति में? मैं क्या कह रहा हूँ, मनुस्मृति में मनु क्या कहते हैं नारी के बारे में? वो ये कहते हैं, दो तरफा बातें होती हैं। देखो यहाँ एक तरफ तो वो कहते हैं कि नारी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, नारी का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी है, कहते हैं ना मनु। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ देवताओं का वास नहीं होता है। मतलब उस घर में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती है जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। तो दोनों बातें कह दी। मूल बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में नारी के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया। अर्थात जब पुरुष और स्त्री इन दोनों की तुलना की बात आती है तो विद्वानों ने किसी न किसी रूप में ये बात अवश्य कही है कि भी नारी की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ तक ये बातें होगी कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने भी इसके संकेत दिए थे। इसके बाद में वर्तमान समय में हम देखते हैं जैसे इसका प्रारंभ 1917 में होता है तो एक विद्वान का नाम है मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट, नोट कीजिएगा, मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट, फिर से बोल रहा हूँ, मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है, एग्जाम ये अक्सर पूछा जाता है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मतलब महिला। क्या? विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन मतलब नारी अधिकारों का औचित्य। इनकी ये पुस्तक है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में इन्होंने नारी मुक्ति की बात कही है। अगली पुस्तक J.S. मिल की है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि स्वतंत्रता के पुजारी कहलाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ जो इनकी इससे संबंधित पुस्तक है उसका नाम है सब्जेक्शन, किससे संबंधित? नारीवादी आंदोलन से संबंधित या नारी मुक्ति संबंधित, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन मतलब स्त्रियों की पराधीनता। अर्थात इन्होंने भी वास्तविक रूप में नारी मुक्ति की बात की है। कौन सी पुस्तक में? J.S. मिल ने। देखो ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आई है, लेकिन उसके अंतर्गत इन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है, बल्कि स्पेशल किसमें की है? सब्जेक्शन ऑफ वीमेन अर्थात स्त्रियों की पराधीनता के अंतर्गत इन्होंने इसकी चर्चा की है। किसकी? नारी मुक्ति की। तो आशा करता हूँ दोनों विद्वानों की किताबें आपने नोट कर ली होंगी, नोट कीजिएगा। अब इसके बाद में जो मार्क्सवाद आता है, मार्क्सवाद भी वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में नारी मुक्ति की बात करता है। मार्क्सवादी विचारधारा का कहना है कि वास्तविक रूप में जैसे पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बुर्जुआ वर्ग होता है वह सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। ठीक इसी प्रकार से परिवार के अंतर्गत भी जो परिवार का मुखिया होता है, समझें आप, परिवार का मुखिया होता है, मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है ना। जो परिवार का मुखिया होता है वास्तविक रूप में वह बुर्जुआ ही है, बुर्जुआ वर्ग ही है वो। और महिला क्या है? सर्वहारा वर्ग है। महिला क्या है? सर्वहारा वर्ग है। क्यों? क्योंकि परिवार के अंतर्गत भी पुरुष के द्वारा नारी का शोषण किया जाता है, उसके ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इसलिए मार्क्सवाद के अंतर्गत भी नारी मुक्ति की बात दिखलाई देती है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी और साम्यवादी अवस्था आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में वर्गविहीन समाज आ जाएगा। वर्गविहीन समाज आएगा तो वास्तविक रूप में वर्गविहीन समाज के अंतर्गत दो वर्ग नहीं होंगे। कौन कौन से? ना तो शक्ति संपन्न है ना शक्तिहीन है, सब बराबर है। जब वास्तविक रूप में संपूर्ण समाज के अंतर्गत कोई वर्ग नहीं होगा तो फिर परिवार के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होगा। अर्थात जो पुरुष है वो महिला के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि सब इक्वल हो जाएंगे, सब समान हो जाएंगे, किसी रूप में शक्ति का विस्तृत प्रयोग नहीं होगा। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में ये पुरुष को बुर्जुआ वर्ग ही मान के चलते हैं और नारी को सर्वहारा ही मान के चलते हैं। मतलब पुरुष
नारी का शोषण करता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है, पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, समाजवादी व्यवस्था आ जाती है, तो इसके अंतर्गत वर्गहीन समाज हो जाएगा, राजवीन समाज होगा। तो इनका कहना है कि वास्तविक रूप में परिवार के अंतर्गत भी पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पुरुष के द्वारा नारी के ऊपर किसी भी रूप में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, नारीवाद की मुख्य मुख्य धाराएं कौन सी हैं। मतलब जो वास्तविक रूप में नारी मुक्ति की बात करते हैं, किस किस रूप में नारी मुक्ति की बात करते हैं कि भाई महिला को पुरुष से मुक्ति मिले, मतलब पुरुष के द्वारा जो शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जा रहा है, इससे नारी को मुक्ति कैसे मिले, इसके बारे में मुख्यतः 3 धाराएं हैं। पहला है उदारवादी धारा, नोट कीजिएगा। नारीवाद की मुख्य मुख्य धाराएं कौन सी हैं? पहला है उदारवादी धारा। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत गलती करते हैं। उदारवादी धारा को विशेषकर हम वास्तविक रूप में जे.एस. मिल से जोड़ सकते हैं। उदारवादी धारा क्या कहती है कि वास्तविक रूप में यदि नारी को पुरुष से मुक्ति दिलानी है तो इसके लिए विशेष कर प्रयास किया जाना चाहिए कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसी के साथ में गर्भपात से संबंधित जो भी मामले हैं उनके बारे में कानून बनाए जाने चाहिए। इससे संबंधित और भी कितने ही एग्जाम्पल हैं। मूलतः यहाँ भावार्थ ये होगा कि उदारवादी धारा ही वास्तविक रूप में एक श्रेष्ठ विचारधारा है। क्यों? क्योंकि यह सामान्य रूप में इस रूप में कानून बनाने की बात करती है जिससे कि वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में समाज व्यवस्था बनी रहे और समाज व्यवस्था को किसी भी रूप में कोई नुकसान ना हो। जबकि हम दूसरा जो आमूल परिवर्तनवादी धारा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा बहुत बात आगे बढ़ा दी गई है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो उदारवादी धारा में तो किसकी बात करेंगे? इनका कहना है गर्भपात से संबंधित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कानून बनाए जाएं। इसी के साथ में स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, किसी रूप में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ में हम देखें तो वास्तविक रूप में जो मताधिकार की बात आती है तो यह विचारधारा कहती है कि स्त्री को वास्तविक रूप में मताधिकार भी दिया जाना चाहिए, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इनको ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने दिया जाना चाहिए। ये उदारवादी धारा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। समाज में ऐसे कानून बनाए जाएं, सरकारें ऐसा कानून बनाएं, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए उदारवादी धारा को श्रेष्ठ धारा कहा जाता है। लेकिन भाई इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए फिर दूसरी धारा उभरकर सामने आती है जिसको नाम दिया गया है आमूल परिवर्तनवादी धारा। आप नाम से समझ रहे होंगे, आमूल परिवर्तन धारा। क्या? फिर से बोल रहा हूं, आमूल परिवर्तनवादी धारा। मतलब इसको आमूल चूल परिवर्तनवादी धारा भी कहा जा सकता है। ये पूर्ण रूप में परिवर्तन की बात करती है। इसका कहना है कि यदि नारी को पुरुष से मुक्ति दिलवानी है तो समाज व्यवस्था में पूर्ण रूप में आमूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब तक ये पूर्ण रूप में परिवर्तन नहीं होगा समाज व्यवस्था में, तब तक नारी को मुक्ति नहीं मिल सकती। कैसे? अब ध्यान दें, आमूल परिवर्तनवादी धारा से संबंधित जो विशेष विद्वान है, जो इसकी प्रतिनिधि विद्वान है, नाम नोट कीजिएगा, सुलामिथ फायरस्टोन। आमूल परिवर्तनवादी धारा से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान का नाम क्या है? सुलामिथ। क्या बोल रहा हूं मैं? सुलामिथ फायरस्टोन। इससे जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है। अब ये आमूल परिवर्तनवादी धारा क्या कह रही है? फिर से बोल रहा हूं, आमूल परिवर्तनवादी धारा क्या कहती है? इसका कहना ये है, देखो भाई, ये कहते हैं कि अगर नारी को मुक्ति दिलानी है तो वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था को इस रूप में ढालना है कि नारी का किसी भी रूप में शोषण ना हो सके। और इसके लिए क्या किया जाएगा? इनका कहना है कि इसके लिए वास्तविक रूप में नारी का जो नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी नारी को मुक्ति मिलनी चाहिए, जैसा कि नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र यौन संबंध। और इनका कहना है कि यौन संबंध भी वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का विषय है, इसके ऊपर पुरुष का किसी भी रूप में आधिपत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा है कि वास्तविक रूप में महिलाओं के लिए अलग से बस्तियां बसाई जानी चाहिए, अलग से निवास स्थान होना चाहिए, वहां पर पुरुषों को किसी भी रूप में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। केवल मानव जाति को बचाए रखने के लिए पुरुष के पुरुषत्व का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, जिससे कि संतान की उत्पत्ति हो सके, मगर नारी को वास्तविक रूप पुरुषों से बिल्कुल अलग रखा जाएगा। किसी भी रूप में पुरुष के द्वारा नारी के ऊपर
शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये आमूल परिवर्तनवादी ये कह रहे हैं कि नारियों की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए रहने के लिए, मतलब नारियों की बस्तियां, नारियों का रहने का जो स्थान है वो अलग से बनाया जाना चाहिए। वहां पर पुरुषों को किसी भी रूप में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। फिर से कह रहा हूं, केवल एक जगह स्थान दिया जाएगा, वो इस रूप में कि पुरुष के पुरुषत्व का केवल मानव जाति को बचाए रखने के लिए प्रयोग किया जाएगा, मतलब संतान उत्पत्ति के रूप में केवल उनका प्रयोग किया जाएगा। बाकी पुरुष को किसी भी रूप में वहां पर कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। अब यहां मतलब मूल बात इनकी ये कहनी है कि नारी को मुक्ति दिलानी है तो वास्तविक रूप में पुरुषों को उनसे बिल्कुल कंप्लीटली पूर्ण रूप में अलग करना पड़ेगा। लेकिन यहां इसमें कमी है कि वास्तविक रूप में यदि ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर नारी को पुरुषों को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर सारी अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। यहाँ वही दिक्कत आ जाएगी जो कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत ये कहा था कि सार्वजनिक उत्सव होंगे और सार्वजनिक उत्सवों के अंतर्गत जो संरक्षक वर्ग होगा, संरक्षक वर्ग के जो महिला और पुरुष होंगे उनको क्षणिक विवाह करने का मौका दिया जाएगा। क्षणिक विवाह मतलब संतान उत्पत्ति के लिए केवल अस्थायी रूप में विवाह कर सकते हैं, उसके बाद में वो अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, उनसे जो संतानें होंगी उन संतानों को भी पहचान नहीं दिया जाएगा। तो फिर वहां ये कहा गया था प्लेटो के बारे में कि प्लेटो की व्यवस्था को यदि समाज ने स्वीकार कर लिया तो नैतिक अराजकता फैल जाएगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आमूल परिवर्तनवादी धारा को यदि स्वीकार कर लिया हमारे समाज के अंतर्गत, अर्थात कानूनों के आधार पर इन बातों को स्वीकार कर लिया तो वास्तविक रूप में कहा जा सकता है कि समाज व्यवस्था सरमरा जाएगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में पुरुष की बात आती है तो पुरुष बाहरी कार्य करने में वास्तव में ही श्रेष्ठ होता है, उसमें साहस की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। जबकि नारी की बात आती है तो ये तो ममता की मूर्ति, करुणा की मूर्ति है। हालांकि मैं पूर्ण रूप इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भाई किसी न किसी रूप प्रकृति के द्वारा कुछ ना कुछ तो ऐसे गुण डाले ही गए हैं कि पुरुष में कुछ अलग गुण पाए जाते हैं जबकि महिला के अंतर्गत अलग गुण पाए जाते हैं। और हम इस बात को देख भी सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझा सकता हूँ। इसके आधार पर आप हो सकता है सोच रहे होंगे कि सर कैसी बात करें, लेकिन सत्य है इसमें। कैसे? हमारे परिवार के अंतर्गत भोजन बनाने से संबंधित कार्य नारी तो करती है। यस, आप देखो नारी भोजन बनाती है ना, पूरा परिवार भोजन ग्रहण कर लेता है और उसके बाद में अगर नारी के लिए एक चपाती बचती है और सब्जी ना भी बची तो क्या नारी परेशान होती है? क्या अपने लिए दोबारा भोजन तैयार करती है? नहीं करती है। सारी बातें प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे परिवार ने भोजन कर लिया, मेरे लिए नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या पुरुष ऐसा त्याग कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता है ऐसा त्याग। तो भाई देखो अंतर तो है, ठीक है। इसलिए आमूल परिवर्तनवादी धारा है ना, वो सीमा से आगे बढ़ जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा स्वीकार करने में परेशानी आ सकती है। तीसरा क्या है? समाजवादी धारा। समाजवादी धारा के मुख्य जो प्रतिनिधि विद्वान है वो कौन है? शीला रोबाथम। फिर से बोल रहा हूं, शीला रोबाथम। नोट कर लिया होगा। अब ये समाजवादी धारा क्या कहती है कि वास्तविक रूप में समाज में जो पुरुष और स्त्री में भिन्नता है या पुरुष के द्वारा स्त्री के ऊपर जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका मूल कारण यह है, नंबर एक पूंजीवादी व्यवस्था है। एक तो पूंजीवादी व्यवस्था है, श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन है, और इसी के साथ में जैविक भिन्नताएं हैं। जैविक भिन्नताएं, इन तीन कारणों को ये बतलाते हैं। कौन? समाजवादी धारा। अर्थात ये विद्वान कहते हैं कि तीन कारण हैं जिसके आधार पर पुरुष नारी का शोषण करता है, पुरुष नारी के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग करता है। अब ये समाजवादी धारा ये कहते हैं कि भाई इन तीनों कारणों को समाप्त कर दो। तो तीनों कारणों में जीव वैज्ञानिक भिन्नता तो समाप्त की नहीं जा सकती है। कैसे करेंगे बताइए? भाई ये कहा गया है कि पुरुष दबंग होता है, नारी दबु प्रवृत्ति की होती है, जबकि सच्चाई नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि पुरुष में साहस ज़्यादा होता है, महिला में साहस इतना नहीं होता है। हालांकि ये बातें स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये बात कही कि जीव वैज्ञानिक भिन्नताएं हैं इनके अंतर्गत, परंतु वास्तविक रूप में जीव वैज्ञानिक भिन्नताएं हैं तो इसको दूर तो नहीं किया जा सकता। बच गए दो, क्या? पूंजीवादी व्यवस्था है, इसी के साथ में वास्तविक रूप में श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन है कि भी श्रम विभाजन का आधार ये माना गया है कि वास्तविक रूप में जो स्त्री है ये है नर्स बने, इसी के साथ में शिक्षिका बने, और जो पुरुष है वह क्या करे? वास्तविक में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। क्या? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। तो कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में जो ये श्रम विभाजन है, एक तो इसको दूर किया जाए कि श्रम विभाजन का जो परंपरागत तरीका है इसको परिवर्तित किया जाए कि श्रम का बंटवारा करते समय ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि आज देखा नहीं जाता है, श्रम का बंटवारा करते समय ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है वास्तविक रूप में थोड़ा सा अंतर अवश्य करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है?
समाजवादी धारा ये कहती है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो इसका मूल कारण है कि पुरुष स्त्री का शोषण करता है। तो इनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करो और समाजी व्यवस्था स्थापित कर दो, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाए। जब समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी तो वास्तविक रूप पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत बुर्जुआ जो पूंजीपति होता है सर्वहारा का शोषण करता है। किसका? सर्वहारा मीन्स मजदूर श्रमिक का। अब जब ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो समाज कैसा हो जाएगा? राज्यविहीन वर्गविहीन हो जाएगा। राज्यविहीन और वर्गविहीन हो जाएगा तो इनका कहना है कि फिर परिवार के अंतर्गत भी इसी रूप में परिवर्तन आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? क्योंकि पुरुष वास्तविक रूप में परिवार के अंतर्गत बुर्जुआ की तरह भूमिका निभाता है, पूंजीपति की तरह भूमिका निभाता है, शासक मुखिया होता है नहीं परिवार का। इसी के रूप में जो स्त्री होती है वास्तविक रूप में वह परिवार के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग बन जाती है, मतलब मजदूर और श्रमिक की तरह इसके साथ व्यवहार किया जाता है। भाई इसमें सच्चाई है, कुछ अपवाद हैं, सच्चाई है। अब ये इन दोनों कारणों को समाप्त करना चाहते हैं कौन? समाजवादी धारा। तो कहने का मेरा भावार्थ ये नारीवाद की 3 धाराएं होंगी जो कि वास्तविक रूप में नारी मुक्ति की बात करते हैं। किससे मुक्ति की बात करते हैं? पुरुष से, कि भी नारी को पुरुष से मुक्ति मिले। जिसमें जो दूसरी धारा है ना ये सीमा से आगे बढ़ जाती है। इसको यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ समाज व्यवस्था का विघटन हो जाएगा। इसलिए सीमा से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। जहाँ कहीं भी वास्तविक रूप में अन्याय हो रहा है, अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। शोषण हो रहा है, सच में महिला को उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके लिए कानून बनाएं, अच्छी बात है। लेकिन इतना नहीं कि भी नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत भी इन्होंने ये कहा है कि महिलाओं की अलग से बस्तियां बसा दी जानी चाहिए और पुरुषों को वहाँ किसी भी रूप में फटकने नहीं दिया जाना चाहिए। केवल पुरुष के पुरुषत्व का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि मानव जाति को बचाया जा सकते, मतलब संतान उत्पत्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाए। बाकी किसी भी रूप में वो वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पुरुष नारी की बस्ती से बिल्कुल अलग रहेंगे। तो ये सीमा से थोड़ा सा आगे बात इन्होंने कह दी। खैर जो भी है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप चौथा पार्ट ले रहे हैं, नारीवादी आंदोलन की समालोचना या निष्कर्ष। आप ध्यान दें, मैंने आपकी सुविधा के लिए 4 बिंदु बनाए हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितना ही किताबों का अध्ययन कीजिएगा। क्या? नंबर 1 नोट कीजिएगा कि वास्तविक रूप में नारीवादी सिद्धांत नारी के अन्याय के निराकरण का रास्ता दिखाता है। क्या? नारीवादी सिद्धांत नारी के, महिला के, स्त्री के अन्याय के निराकरण का रास्ता दिखाया है। इसने, किसने? नारीवादी सिद्धांत ने। मतलब वास्तविक रूप में इन्होंने ये कहा कि पुरुष के द्वारा नारी के साथ जो अन्याय किया जाता है, जो शोषण किया जाता है, इससे नारी को मुक्ति मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? इस संबंध में मैंने आपको ये 3 धाराएं समझा दी हैं। दूसरा बिंदु बनाए, नारीवाद का दावा है कि स्त्रियों को निर्बल न समझा जाए। मतलब नारीवादियों का कहना है कि नारी इतनी दुर्बल नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है जितना कि ये मानते हैं, जितना कि माना जाता है। इस बात में दम है। कहने का मतलब ये है कि नारीवादी ये कहते हैं कि नारी को वास्तविक रूप में निर्बल नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि ये नारी को निर्बल समझते हैं। जब आज हम देखते हैं वास्तविक रूप में किसी भी क्षेत्र में जब अपराध होता है तो ये कहा जाता है कि भाई महिला वास्तविक रूप में रात्रि के 10-11 बजे अकेली ना निकली, जबकि पुरुष रात्रि के चाहे 2 बज रहे अकेला घर से बाहर निकले, कोई परेशानी नहीं है। तो हम बचपन से ही सिखाते हैं महिलाओं को, बच्चे को ये तो सिखाते हैं, दब्बू प्रवृत्ति की बनना सिखाते हैं, पुरुष को दबंग बनाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? नारीवादी सिद्धांत कहता है कि नारी को न दया का पात्र समझे, नारी को न दया का पात्र समझे और न दासता का विषय बनाया जाए। मतलब नारी को वास्तविक रूप में दया का पात्र भी नहीं समझा जाना चाहिए और इसी के साथ में इसको दासता का विषय भी नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि नारी का तो सम्मान वास्तविक रूप में मौन रहने में, अर्थात नारी का गौरव तो मौन रहने में ही है। पुरुष जिस रूप में जो आदेश दे उसका पालन किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो दास होगी, फिर तो दास नहीं बनाए इसको। मतलब नारी को दासता का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी रूप में उसके साथ दास के तुल्य व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसके साथ मित्र व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे पति पत्नी हो या कोई और संबंध ही क्यों ना हो। वास्तविक रूप में नारी और पुरुष, मतलब पुरुष और स्त्री के बीच पारस्परिक संबंध मैत्री भाव के आधार पर होने चाहिए, दासता के भाव के आधार पर नहीं होने चाहिए। ये नारीवादी सिद्धांत का कहना है। तीसरा
कंप्लीट हो गया। चौथा है, नारीवादी सिद्धांत का कहना है कि स्त्रियों को प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, अर्थात स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। नारीवादी सिद्धांत का ये कहना है कि वास्तविक रूप में व्यापार जगत के अंतर्गत या राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी न किसी रूप में नारियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी देशों की सरकारों के द्वारा इस रूप में कानून बनाए जा रहे हैं कि नारी को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति के अंतर्गत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो यहाँ ये हो गया आपका निष्कर्ष नारीवादी सिद्धांत का। समग्र रूप में इस सिद्धांत का निष्कर्ष ये निकला कि ये सिद्धांत ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि नारी को पुरुष के द्वारा महिला के ऊपर जो शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है, जो शोषण किया जाता है, उसके ऊपर जो अन्याय किया जाता है, इससे नारी को मुक्ति मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पुरुष के द्वारा स्त्री के ऊपर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है और गलत रूप में यदि प्रयोग किया जाता है तो इसके विरुद्ध ये विद्रोह की बात करते हैं। मतलब इनका कहना है कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में पुरुष के द्वारा नारी के ऊपर शक्ति का व्यापक प्रयोग किया जाता है और इसको ये समाप्त करने की बात करते हैं। ये हो गया आपका नारीवादी सिद्धांत। आशा करता हूँ नारीवादी सिद्धांत बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।